नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। राहत इंदौरी साहब की एक रचना है, उसकी चंद लाइनें हैं कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र, वरना मालूम नहीं कौन कब किस सरकार में आ जाएगा। नई दुकानों के चक्कर से निकल जा, वरना घर का सामान भी बाजार में बिक जाएगा। वाह वाह वाह। कल 2 तारीख थी और कल लोकसभा में वक्त संशोधन विधेयक रात को 2 बजे पास का हो गया और उसके बाद आज राज्यसभा में उस पर बहस हुई। अब ये 2 तारीख को ही क्यों पेश किया गया, अमित शाह ने क्यों पेश किया, इस पर एक सवाल उठता है। क्योंकि 2 तारीख को ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की। अब आज पूरा देश, या यूं कहें जितने भी गोदी मीडिया है, चैनल है, वो सब वक्त वक्त चिल्ला रहे हैं। उनमें से किसी ने भी टैरिफ का कोई जिक्र नहीं किया, कोई शो नहीं हुआ। आज इसी पर बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? आज वक्त संशोधन विधेयक जो है राज्यसभा में बहस के लिए चालू है और उसमें देखने वाली बात एक चीज होगी जो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से होगी कि एक हमारे चीफ जस्टिस हुआ करते थे रंजन गोगोई साहब, जी। सुप्रीम कोर्ट के। तो वक्फ बिल जो है बेसिकली कानूनी मुद्दा है। तो मैं जरूर देखूंगा कि रंजन गोगोई जी अपना वक्तव्य, अपना मत राज्यसभा में रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और अगर वो नहीं रखते हैं तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की राज्यसभा का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य और शर्मिंदगा भरा दिन होगा कि हमने एक ऐसे बेकार आदमी को राज्यसभा का सदस्य बनाया है जो वक्फ बिल पर भी नहीं बोल सकता। क्या कहेंगे सर? कल 12 घंटे चली बहस और 288 वोट समर्थन में मिले और 232 वोट विरोध में। और अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की करें तो लगभग अगर ये वक्त बिल पास हो जाएगा, वैसे पास हो ही जाएगा। आज 119 ही चाहिए, उनके पास 125 है एनडीए पास। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 98% जो वक्त की संपत्तियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और सरकार के हिस्से में आ जाएगी। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में लगभग 368 संपत्तियां वक्फ बोर्ड में दर्ज है और सब पावर अब डीएम को हो जाएगा। डीएम के साहब जो चाहेंगे सो करेंगे। तो क्या कहेंगे सर वक्फ बिल पे? अब देखिए करमवीर जी, लोकसभा में तो ये पारित हो गया जी और कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन तमाशा ज़रूर हुआ। जी। पक्ष विपक्ष इस तरीके से दावे पेश कर रहे थे जैसे लगता था कि कोई निबंध लिखने की होड़ है। हाँ, रात 2 बजे तक चला। ये बड़े बड़े कागज हर आदमी पढ़े जा रहा है, फला वर्सेस फला मुकदमा, फला वर्सेस फला मुकदमा, शेर फला तो लगभग वर्सेस। सबने पढ़ा, शेर हाँ, पढ़ने में तो किरण सब रिजिजू आगे। जी बता रहे हैं कि इससे पहले सिवाय मुकदमे के वक्फ बोर्ड में कुछ नहीं था। हाँ वक्फ बोर्ड है क्या, पहले इसको समझ जी लीजिए। वक्फ बोर्ड ऐसा है कि ये वक्फ विभाग है, जी राज्य सरकार के अधीन या केंद्र सरकार के अधीन जो है ये वक्फ डिपार्टमेंट है, जिसमें जो है एक बोर्ड गठित किया जाता है ताकि वहाँ के एम्प्लॉय जो है वो उसके दिशा निर्देशन पर काम करें। हाँ सर। और कोई भी आदेश जब वहाँ का विभाग करता है तो उसकी संस्तुति जो है जब तक वो वहाँ का बोर्ड में पेश नहीं की जाती, उस पर ऑर्डर नहीं होता, तब तक वो मान्य नहीं होता। हाँ, वैसे देश भर में कुल टोटल 32 तो बोर्ड है। हाँ। बिहार उत्तर प्रदेश में जी सिया बोर्ड भी है और कहीं जी नहीं है सिया जी। बोर्ड। जी अब ये इसमें ये चीज़ है कि इन्होंने पास करा लिया। आज मैं सुबह अखबार में पढ़ रहा था जी कि अमित शाह जी ने कहा कि उनका बयान है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कि जी इसमें जो ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों के धार्मिक मामले हैं और मजहबी मामले हैं उसको दिक्कत आएगी, तो उन्होंने कहा कि मैं दावा करता हूँ कि मुसलमानों के कोई भी धार्मिक मसले को इसमें हम्म, नुकसान नहीं पहुँचने दिया जाएगा, ना ही कोई गैर मुस्लिम हम्म, इसमें रखा जाएगा। जी। तो अब उसको पढ़ने के बाद मुझे ये लग रहा है कि भाई ठीक है, सरकार अगर कुछ अच्छा नहीं, करना गैर चाह रही। मुस्लिम रखेंगे सर, केवल 10 ही मुस्लिम तो होंगे, बाकी की जो 22 टोटल सदस्यों से 12 तो गैर मुस्लिम ही होंगे। अब ये तो और एक देखिए। मजेदार बात है इसमें, इस एक्ट में एक चीज मैंने पढ़ा कि जो मुसलमान है अगर वक्फ वक्फ कर रहा है तो उसको 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। अब ये समझ नहीं नहीं आता, नहीं नहीं, दाढ़ी रख के चले देखिए कि ये नमाज। नहीं, ये सब, ये देखिए यही सब चीजें हैं 5 साल वाला जो क्या मामला है जो ये? हिडन है, जी जो जब मतलब छिपी हुई बातें हैं जी कि जब ये बिल मतलब कंप्लीट होके सामने कानून बन के आ जाएगा, जी। जब वो कहेगा कि आप वो अमेंडमेंट पढ़ लीजिए, हम्म। तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अमेंडमेंट पढ़ लीजिए, आपने पढ़ा नहीं, उसमें ये है पांच इसके। साल का प्रैक्टिस नहीं, हाँ। 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का मतलब क्या नहीं, है? ये मतलब कुछ ये क्या नहीं। कैमरा वैमरा घर में लगाएंगे कि आप आप नमाज बात पढ़ ही रहे हैं कि नहीं? नहीं, आप बात पहले समझिए वक्त का कॉन्सेप्ट क्या है। हम्म,
वक्फ का कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह की राह में दान कर देना किसी चीज को हम्म। जो इंदराज होता है, जो पंजीकृत होता है वक्फ कार्यालय में, जी। कि हमने अपनी संपत्ति को, जिसमें एक इमामबाड़ा, एक मस्जिद है, इतनी अराजी है, इतने मकान है, जी। इतने उसमें फला मौजा फला जगह, ये वो मैं वो, हम्म। इसको जो है अल्लाह की राह में गरीबों के हक के लिए, उनको उनकी मदद के लिए दान कर रहा हूँ। तो इसमें कोई प्रतिष्ठित मुस्लिम और उसकी बात ही नहीं है। जी। ये तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कहीं भी दान, आप दान पेटी है, अगर हम मंदिर से गुजर रहे नहीं, हैं, लेकिन इसे नहीं हम इन्होंने मंदिर किया से है कि गुजर, अब कोई गैर मुस्लिम वक्फ नहीं कर सकता है। यही यही सब बातें तो हैं। हम हनुमान सेतु से गुजर रहे हैं, हम्म। हमारे दिल में आया कि ला भाई यहाँ भी हम मत पत्र में, मत पे उसमें पेटी में दान पत्र में हम्म। पैसा डाल दूं, हम्म। तो क्या वो अपवित्र हो गया या क्या हो गया? वो हम नहीं कर सकते। वहाँ पूछेगा आदमी, आपने जो पैसा डाला मुसलमान है कि नहीं? हम्म। ये तो जायदाद बढ़ने और जायदाद, और यही हालत रही तो वक्त शून्य में चला जाएगा। धीरे धीरे सारी जायदादें डिलीट हो जाएंगी और नए वक्त का आना ही मुश्किल हो जाएगा। और डीएम को जो इन्होंने ज्यादा अधिकार दिया, डीएम वैसे भी वक्त सर्वे सहायक आयुक्त होता है इसका, हाँ, रिसीवर भी है यहाँ तो रिसीवर भी, इमामबाड़ा के। हाँ, यहाँ पर तो रिसीवर भी है। हम्म। तो उसके पावर्स तो पहले ही से हैं, लेकिन अब ये कि सारे फैसलों पर अंतिम फैसला उसी का होगा। ये थोड़ा सा लोगों को था कि वोट के जरिए लोग अपना काम करा लेते थे। जैसे कहीं कोई मंदिर इमामबाड़े मजार का मामला है, मुतवल्ली का, तो बोर्ड पैसा ले दे करके अपना दोनों को लड़वाता रहता था। ये सब चल रहा था घपला, ये तो चल रहा था। लेकिन अब ये है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ क्या होगा, कैसे होगा, ये जब पूरी शक्ल में सामने आएगा, करने लगेगा, तभी ये बात समझ में आएगी करमवीर जी कि मुसलमानों के हित में हुआ है कि मुखालफत में हुआ नहीं, तो इन्होंने तो जैसे हिंदुओं में कई बात रखा है, जाति और जातिवाद बात बात रखा है, ऐसे मुसलमानों में भी इन्होंने डिवाइड करा दिया, पसमंदा, बोहरा, है। और कौन कौन सा नहीं कि कह रहे नहीं हैं नहीं, कि वो पिछड़े हैं, दलित हैं, इसलिए उनको देखिए उनकी ये औरतों ये को। तो ये तो यही बात होती है ना कि जब हम कोई बात लेके खड़े होते हैं हम्म। तो आदमी हमसे सवाल करेगा। हम्म। तो सवाल जब करेगा तो वो हम उसका जवाब सोचे रहते हैं। क्या कहाँ भैया जो है वक्फ बोर्ड में सिर्फ एक ही समुदाय या एक ही जात या एक ही बिरादरी के लिए हो रहा था? वहाँ तो सबके लिए है। हम्म। आप अब वो इन्होंने ईसाइयों में भी कर दिया, सब कैथोलिक को पकड़ लिया। सबका है। तो उसमें आप ये क्यों चीज को घुसेड़ रहे हैं जबरदस्ती कि हम इंसाफ देने जा रहे हैं, और ये भी कि उसमें जो है दलितों और पसमानदा तबके का नुमाइंदगी होगी, महिलाओं को, महिला तो मेंबर रहती है बराबर। हम्म। अब वो नूर बानो हुई थी राज्यसभा में मेंबर, तो शिया वक्फ बोर्ड में ये है, या सुन्नी वक्फ बोर्ड में भी है कि एक मुस्लिम राज्यसभा से, एक लोकसभा से, हाँ, ये तो पहले से है। एक विधायक, एक एमएलसी, चार तो ये हो जाते हैं। इसके बाद एक आईएएस, एक पीसीएस शिया, कामरान रिजवी आईएएस थे, उनको रखा गया। और एक और साहब थे, शहाबुद्दीन साहब थे, वो पीसीएस थे, वो भी रहे। तो ऐसे तमाम लोगों को है। वो तो एक कमेटी बनती है, वो बस जब मीटिंग बोर्ड की होती है तो वो लोग आते हैं और प्रस्ताव पढ़ा जाता है कि भाई ये वक्त में ये विकास कार्य होना है और इसके लिए ये प्रस्ताव आया है। वो तजवीज़ पास हो जाती है, अध्यक्ष उस पर साइन कर देता है, आर्डर हो जाता है। जिन दर्शकों को ये ना पता हो कि ये वक्त का मामला उठा कहाँ से, तो इस गंगा की जो गंगोत्री है वो केरल में है। केरल में एर्नाकुलम जिले में एक गांव है मुनम्पम। वहां पर समुद्र किनारे 404 एकड़ जमीन है। अब हुआ क्या कि उस गांव में मैक्सिमम है ईसाई और हिंदू। अब हुआ क्या कि कोई अपनी एक जमीन, हिंदू था, वो अपनी जमीन बेचना चाह रहा था। जब वो रजिस्ट्री ऑफिस गया तो उसको पता चला ये वक्त के नाम से है। ये ये गंगोत्री वहां से निकली। अब हुआ क्या कि ये गोपी जी हैं, महाराज हैं, और भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो गए और वो ये मुद्दा उठा लाए पिछले साल। उसके बाद से शुरू किया गया खेल कि अब वक्त की संपत्ति जो वक्त के नाम पे कब्जा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा देखिए है। ये बात, हाँ जी जी जी। ये स्थिति थी। अब सर आते हैं दूसरे मामले पे। मुझे जो लगता है 2 तारीख को इसलिए पेश किया गया कि टैरिफ पर कोई बात ना करे, कोई विवाद ना करे, क्योंकि टैरिफ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने काम लगा दिया भारत के। सारा ध्यान उधर चला गया। हाँ, 180 जैसे वो देशों के। कैदी लोग आए थे हाँ। तो उस दिन स्नान हो रहा था, हाँ, कुंभ की तरफ था, कोई कह ही नहीं रहा था कि अमेरिका से हथकड़ी बेड़ी लगा के लगा लोग के लाए आए। गए हैं। तो ये तो ये सब भाजपा होता है। इसमें बहुत माहिर है, वो इन हम्म, चीजों को मैनेज कर लेती है। और ट्रम्प साहब ने 180 देशों पे लगाया है टैरिफ, हम्म। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान पे 26% टैरिफ लगाया है। अब इससे टैरिफ लगाया है, इससे दवाइयों पर असर पड़ेगा, कॉस्मेटिक पर पड़ेगा, आपकी ज्वेलरीज पे पड़ेगा, पेट्रोलियम पे पड़ेगा, किसानों पे पड़ेगा, दवाओं पे पड़ेगा। क्या कहेंगे सर इस भाई टैरिफ पे? हमारे जितने भी उत्पाद हैं या वो हैं, वो अगर उस पर जो टैरिफ बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो पता चला कौड़ियों के मोल की चीज़ जो है बहुत महंगी बिकने लगेगी, और उसका लाभ जो है वो कार उसको, पे भी है, हाँ टाटा कंपनी पे सबसे ज्यादा फर्क हाँ, पड़ेगा।
तो वो तो बड़ी मतलब खतरनाक स्थिति होगी। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि वो अमेरिका के साथ बैठ करके ये तय करे कि बार बार को आदमी क्यों कह रहा है कि भारत हम पर बहुत ज़्यादा 100% टैक्स लगा रहा है, बहुत ट्रम्प ज़्यादा कह रहे हैं कि भारत टैरिफ 52% लगाता हाँ, है तो उसका वो आधार हमसे नहीं, ले रहा है, 26% बहुत लगा ज़्यादा दिया। ले रहा है, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम बख्शेंगे नहीं, हम भी लगाएंगे। हम्म, तो पहले भारत अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि आखिर है क्या पूरा मामला। आज 2 अप्रैल से लागू होना था। ट्रम्प ने तभी कह दिया था कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल है, लोग समझेंगे मजाक है, लेकिन मैं 2 से लागू करूंगा। तो जब लागू हो गया है तो भारत सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। ये अकबोर्ड अकबोर्ड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब मोदी जी तो अपना ये वक्फ से जान छुड़ा के सुबह भाग गए थाईलैंड। हाँ। बताते हैं विश्व गुरु है, डंका लंका बजता है, नजर से नजर मिला पाते हैं। एक टैरिफ नहीं कम करा पाए, इनके दोस्त बताते हैं ट्रम्प को। लेकिन मामला आया तेलंगाना का। तेलंगाना में हालांकि कांग्रेस की सरकार है और राहुल गांधी को इस पे सोचना चाहिए कि तेलंगाना में काचा काची बावली जंगल है। ये जो तेलंगाना में हैदराबाद है, वहाँ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से सटा हुआ जंगल है, और ये 400 एकड़ में तकरीबन। हम्म। अब हुआ क्या कि इसका मामला बहुत दिनों से चल रहा था। वो डीम्ड जंगल है। हाँ, डीम्ड जंगल है। तो हुआ क्या कि अब उसको सरकार वहां पे आईटी पार्क बनाने के लिए जंगल पूरा साफ कर रही है। बहुत सारे उसका वीडियो कई वायरल है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो समाज सेवी हैं वो कर रहे हैं। चिड़िया रहती हैं उसमें, बहुत सारे हिरन रहते हैं, वो सब चिल्ला रहे हैं, बेचारे उड़ के भाग रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है वहां के कि हम इसको सुनेंगे, जल्दी सुनेंगे। क्या कहेंगे सर, ये हिंदुस्तान नहीं में देखिए, एक तरफ सरकार करेगी इस बार बहुत गर्मी पड़ेगी, अगर पर्यावरण नहीं बचेगा तो गर्मी क्या, कुछ भी ओला पड़ेगा, क्या कहेंगे सर? नहीं सरकार को जो वहाँ पर वो पार्क बनाने जा रही है, तो उसको ये बात सोचना चाहिए कि आईटी पार्क बनाने से उसके दूसरे असरात क्या होंगे, दूसरे प्रभाव क्या पड़ेंगे। जो जंगल में वहाँ पर पशु पशु पक्षी। पक्षी हैं और जो हैं, जी। तो उनके ऊपर विपरीत प्रभाव अगर पड़ता है तो कोई भी चीज़ फिर डेवलपमेंट नहीं कहलाती। हम्म, क्या विकास के लिए किसी का गला घोटे? हम्म, आपको ये चाहिए हुआ कि मैंने देखा था कि बॉम्बे में जी। वो एक पुल बना है बहुत लंबा, जिसको मोदी जी गए थे, टाटा हम्म, कर रहे थे जी। उसमें। तो क्या नाम है उसका? अटल सेतु। अटल अटल सेतु। सेतु। तो मैं उसको देखने गया। जी। मैं बॉम्बे गया हुआ था तो मैं देखने गया, तो कुछ जगहों पर मैंने देखा था पुल के पास वो लगाई गई है शीट। हम्म, वहाँ साइबेरियन पक्षी और क्या समंदर पर आते हैं, जी। तो वो डर ना जाए, इसलिए ये एहतियात बरता गया उसमें। हम्म, तो इस तरीके के ये जो आईटी पार्क बनाने जा रहे हैं, वो डीम्ड जंगल का मतलब ये होता है कि जंगल घोषित नहीं है, लेकिन सब जंगल की तरीके से वहाँ जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, ये वो तो सरकार को इसको सोचना होगा। लेकिन ये भी सही है कि जब भी कोई विकास कार्य होता है तो एक सरकार के खिलाफ दूसरे लोग खड़े हो जाते हैं, विपक्ष के, और स्टूडेंट को भड़का देते हैं, ये कर देते हैं। तो ये भी देखना होगा कि उसके पीछे सच्चाई क्या है। सर एक हमारे मोदी जी के परम मित्र, वैसे तो दो मित्र हैं, तो दोनों डबल ही हैं। तो मुकेश अंबानी जी, जी। उनके सुपुत्र जो हैं वो चिड़ियाघर प्राइवेट खोले हैं बनता रहा, आजकल पदयात्रा पे निकले हुए हैं, बता रहे हैं पता ये नया राग शुरू हुआ कि इतना बड़ा आदमी पदयात्रा कर रहा है। भगवान जाने काहे कर रहे हैं, कोई लोग बता रहे हैं जो कुछ दोष निवारण के लिए है, ज्योतिषीय कारण है, जो भी हो। तो मुकेश अंबानी ने क्या किया कि साल 2014 में जब मोदी जी आए, तो उसके 2016 में ये लाए थे जियो, जो फ्री बांटे सबको सिम। तो मुकेश अंबानी ने बीएसएनएल के टावर लिए किराए पे, हम्म। और 2014 से 2024 तक यानी 10 साल में हम्म। 1,757.56 करोड़ रुपया हुआ उसका किराया, जो टावर इन्होंने पूरे बीएसएनएल के लिए। और बीएसएनएल 3G था, तब ये 5G पहुंच गया था। बीएसएनएल अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि पैसा नहीं दे रहे थे। अब जब कैग की रिपोर्ट आई तो उससे पता चला कि ये महानुभाव 1,757 करोड़ रुपया खा गए, बीएसएनएल का पैसा नहीं दिया। और बहाना क्या है उसका कि बीएसएनएल ने पैसे नहीं मांगा, बिल ही नहीं दिया, हाँ तो जब देखिए, बिल ये नहीं ये दिया सब तो मतलब क्या वो करेंगे ऐसी सर? बातें हैं। देखिए, एक तो पहली बात जनता को ये बात समझ लेना चाहिए जी। कि भारतीय संचार निगम जो है, जी। सारी चीज़ें उसी से एयरटेल और जियो लेता है, हाँ। तब वो चलाता है। हम्म, और हैरत की बात है कि बीएसएनएल का सिम ठीक से नहीं चलता और जियो का सिम बड़ा तेज चलता वो है। खत्म हो गई। मोदी जी जब से आए उन्होंने देश में जितनी सरकारी कंपनियां तो बेच दी, तो उनका सत्यानाश कर दिया, बता रहे हैं तो विकास हाँ, तो विकसित उसमें भारत है। हाँ, तो अब उसमें जिस तरीके से कि मैं एक बार गया था टेलीफोन डिपार्टमेंट, तो मैंने देखा था उसमें 2-4 साइबर कैफ़े चलाने वाले बैठे थे। जी। तो वो जो उसके ऑफिसर थे, वो उन लोगों को मतलब संकेत में, इशारे में, कनाए में बात हो रही थी जी। कि नहीं ठीक कर देंगे, मतलब जो आप अगर रिजर्वेशन के लिए इंटरनेट चलाते हैं तो गोल गोल घूमता ही रहता है। हम्म, अब वो खुलते ही कट से मारते हैं, वो रिजर्वेशन हो जाता है, आपका घूम रहा है, स्लो चल रहा है बीएसएनएल का।
और एजेंट का वो हो रहा है। और ये अधिकारी, मुझे लोगों ने बताया, ये सरकार से तनख्वाह लेते हैं, काम करते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन्हीं को सारी तरकीबें बताते कैसे लगे। तो पैसा न लेने का सबब भी यही बीएसएनएल के जिम्मेदारों की कमी है। अगर वो कह रहा है तो ऐसे। सरकार ने उनको कहा होगा, वो बेचारे क्या करें, उनको सरकार ने कहा हमारा दोस्त है, उसका कुछ नहीं, पैसा वैसा मांगना, अब वो बिल्कुल मत दो। अब वो तो एक वैसी बात हो गई कि ऑफिशियली तो नहीं उसको कहा जा सकता कि हाँ, ये ज़रूर है कि सरकार को खुश करने के लिए दबाव ना बनाया हो कि हम अडानी पर दबाव बनाते हैं या अंबानी पर, तो ये लगेगा कि तुम हमारे दोस्त को सता रहे हो। ये प्रधानमंत्री जी के करीबी हैं ये। एक मामला सर बड़ा दिलचस्प आया है, जूता मारो अभियान चल रहा है। जी। राजधानी दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी है, हम्म। उसके अंतर्गत एक स्कूल है, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। वहाँ के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर भारती गोरे। जी। हैं वो हिंदी विभाग की, और हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं, महाराष्ट्र की मूलता हैं, और डीलिट हैं, बाकायदा नेट किए हैं, सेट किए हैं, सब किए हैं, पीएचडी किए हैं। अब उन्होंने क्या किया, कुछ बच्चे उनके पास शिकायत लेके गए कि क्या क्या सुविधाएं नहीं है, तो और डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म का उनको प्रभार मिला हुआ है। डायरेक्टर बनाई नहीं है 1 साल के डायरेक्टर लिए। 1 साल के लिए। अब सोचिए, वो हिंदी विभाग की है, और पढ़ा जर्नलिज्म पढ़ाएगी। अब वो अंग्रेजी क्या पढ़ाती तो वो होंगी, या क्या व्यवस्था होगी, भगवान जाने। पूरा हिंदी विभाग के ही अंडरटेकिंग में दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया तो हिंदू में, तो हमें नहीं लग रहा है ऐसे लोग रखे अब मेरा जाएंगे। ख्याल है कि डायरेक्टर के पोस्ट पर तो शायद पढ़ाने जैसी बात ना हो, हाँ, लेकिन लेकिन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने की और जिम्मेदारी इसकी है। फीस 3.5 लाख है, 5 साल का कोर्स का फीस, मतलब 3.5 लाख रुपया आप दीजिए। उसके बाद क्या कह रही है मैडम, कि जूते से पीटूंगी। हम्म। ये शब्द हैं एक डायरेक्टर के, जो इतनी पढ़ी लिखी हैं, हम्म। पीएचडी हैं, और नेट किए हैं, सेट किए हैं। और जब उनसे इंडियन एक्सप्रेस के लोग गए उस पे वर्जन लेके, नहीं हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, वो सब बच्चे हैं, वो टेम्पर्ड है वो वीडियो। और तो वीडियो वायरल है सोशल मीडिया में। क्या कहेंगे सर, ये हिंदुस्तान में ये कौन सी शिक्षा देखिए, पद्धति है? मुझे जो पता चला है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट को लेकर के, जी। उसमें ये पता चला है कि इतनी अव्यवस्थाएं हैं। हाँ, वाईफाई नहीं चल जैसे रहा है। यही अब कल मैं कह रहा था कि बस बोर्ड में व्यवस्था है तो व्यवस्था ठीक होना चाहिए। हाँ। आप संशोधन बिल ले आए हैं ठीक कराने के, ठीक है कराइए। तो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक कहानी सामने आई है कि हाँ। वहाँ इतनी अव्यवस्था है कि कोई छात्र अगर पूछता है कि फलां चीज़ नहीं है, ढिकां चीज़ नहीं है, तो डायरेक्टर उससे नाराज़ हो जाते हैं, वहाँ के लोग, और जवाब नहीं देते। हाँ। तो लड़के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो उन्होंने जाके डायरेक्टर से भी पूछा। तो उसमें ये बात आई है कि उन्होंने कहा कि जो ऐसा ऐसी इस तरह की बातें करेगा उसे जूते से मारा जाएगा। ये आरोप है, ये हम नहीं, हमें नहीं कंफर्म है कि तो वो वीडियो उन्होंने कहा। वायरल है। अच्छा, खैर बहरहाल। तो लेकिन ये कि अब जब मामला वो टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी अखबार में इंडियन छपा, एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस में, तो वो परेशान हो गई। हिंदी अखबार ये सब खबर नहीं छापता। वो हाँ। हिंदी अखबार मोदी जी के खाली गुणगान और वार्ता वाली खबरें छापता है। जब अस्तर होता है ना, ऐसी खबरें जो है छापने के लिए जो है वो अस्तर होता है। एक मरा दो घायल पर ही हाँ। हंसे रहते हैं वो। एक बड़ा विचित्र समाचार है, हमारे यहाँ एक बाबा हैं जो बता रहे थे महाकुंभ में कि जो कुंभ भगदड़ में मरा उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। हम्म। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा, हम्म। बागेश्वर धाम, जी। अक्सर चर्चा में रहते हैं, कोई ना कोई बयान देते हैं, कभी हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं, उर्दू सारा काम करते हैं। मोदी जी के छोटे भाई हैं, बात मोदी जी ने ही उनके यहाँ जाके कही थी हमारे छोटे भाई हैं, तो दोनों कैटेगरी एक है, ये तो पक्का हो गया। तो अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने छतरपुर में अपने बागेश्वर धाम के पास एक हिंदू गांव बनाने की घोषणा की है, और ये 2 साल में बनके तैयार होगा। हम्म। इसमें 1,000 परिवार रहेंगे। हम्म। अब उसमें शर्त क्या है, इससे जहरीले बाबा है, ये नफरती बाबा है, कि वहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश तक वर्जित होगा। हम्म। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कौन सा देश बना रहे हैं, भारत कहाँ जा रहा है सर, क्या कहेंगे? देखिए, ये वही बात है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उस और वो बात को आगे बढ़ाने के लिए अब धीरेन्द्र शास्त्री जी का सहारा लिया जा रहा है, या धीरेन्द्र शास्त्री हाँ, समझ आजकल गए बहुत हैं एक्टिव है वो। कि वो चलो। अब वो हिंदू गांव बनाने की बात क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एक एक हिंदू गांव ऐसे बनाऊंगा कि तब जाके हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। अच्छा, वो मॉडल तैयार कर रहे हैं, मॉडल प्रयोगशाला। मॉडल तैयार कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि इस गांव में कोई गैर हिंदू घुसने नहीं घुस पाएगा। नहीं पाएगा। हाँ, ये शर्त वो है उसमें कि अगर वो सनातन धर्म का समर्थक है, हम्म। अनुयायी है, मानता है उसको, हम्म। तो हम उसको इजाज़त देंगे। तो सर, अब मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे पैसे हैं, या जो घरों में जरूरत वाली चीज है, जो गैर हिंदू ही करते हैं, तो वो व्यवस्था कहाँ से करेंगे बाबा? देखिए, ये तो सिर्फ टीवी और उस पर सोशल मीडिया पर कुछ नेता लीडर कराते रहते हैं। सारे दिन हम लोग सामान गैर मुस्लिम की ही दुकान से चलाते हैं। अगर वो ना हो तो हमें सामान ना मिले।
जहाँ पर वो हिंदू हैं वो मुसलमान की दुकान है वो लेते हैं। हाँ, उनके लिए थोड़ा सा ये दिक्कत होती है, मुसलमानों को नहीं होती तो धड़ल्ले से लेते हैं। उनके लिए दिक्कत होती है, कोई ऐसा संघ का कार्यकर्ता हो ऐसा ना देख ले जो ये जाके कहे कि सलमान दुकान पर सामान ले रहा था ये, और वो उसके खिलाफ आंदोलन हो जाए, तो इस भय से जो है तो कुल मिला के गोपाल दास नीरज ने एक लाइन कही थी कि कोई मजहब ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। तो लग रहा है धीरज शास्त्री ने तो पढ़ा नहीं, या पढ़ा होगा तो उन्होंने डिलीट कर दिया, क्योंकि बेशरम टाइप के लोग एक काम करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।